हम अक्सर सोचते हैं ना कि संस्कृति या कल्चर का मतलब बस हमारे पारंपरिक कपड़े, हमारा संगीत, त्योहार या कोई कोई खास तरह का डांस होता है। बिल्कुल। मतलब जैसे कि ये समाज का सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाला हिस्सा हो, एक ऐसा फोल्डर जिसे हम बस खास मौकों पर खोलते हैं। हाँ, शादी या त्योहारों पर। एग्जैक्टली। लेकिन आज जिन समाजशास्त्रीय अकादमिक नोट्स और लेक्चर्स का हम अपनी इस डीप डाइव में विश्लेषण कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने के बाद ना संस्कृति को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। तो आज का हमारा मिशन यही है, क्या हो अगर संस्कृति समाज का कोई ऐप या गेम नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड में 24 घंटे चलता रहता है। और यही तय करता है कि इस समाज के लोग कैसे सोचेंगे, क्या सही मानेंगे और कैसे बिहेव करेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को डिकोड करने वाले हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी आपने दी ना, ये इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक शुरुआती बिंदु है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर की बात करें तो समाजशास्त्र में एडवर्ड बर्नेट टायलर की एक बहुत ही क्लासिक परिभाषा है। टायलर की परिभाषा। राइट। टायलर कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स होल। कॉम्प्लेक्स होल मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है? सब कुछ। इसमें इंसान का ज्ञान, उसके विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज का हिस्सा होने के नाते सीखी गई हर एक क्षमता शामिल है। और यहाँ जो सबसे अहम शब्द है ना, वो है सीखी गई, यानी लर्न्ड। ओके। संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें हमारे डीएनए में या बायोलॉजिकल कोड में जन्म से मिलती है। राइट। इंसान संस्कृति के साथ पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। समाज इसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में या कह लें इस ढांचे में इंस्टॉल करता है। तो यहीं से ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। अगर कोई बच्चा जन्म से ये सिस्टम लेकर नहीं आता, तो ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस असल में काम कैसे करती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर आप किसी नवजात शिशु को देखें तो उसे नहीं पता कि कौन सी भाषा बोलनी है, किस भगवान की पूजा करनी है, या बड़ों के पैर छूने हैं या उनसे हाथ मिलाना है। एग्जैक्टली। और इस इंस्टॉलेशन को ही समाजशास्त्र में समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन। हाँ, संस्कृति का सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक ही यही है कि ये सीखी हुई होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से समझाया है। मीड का तर्क था कि एक इंसान का जो स्व है, यानी सेल्फ या उसकी अपनी पहचान, वो जन्म के समय बिल्कुल शून्य होती है। ब्लैंक स्लेट। अच्छा, मतलब हम बिना किसी पहचान के पैदा होते हैं? बिल्कुल। ये सेल्फ केवल सामाजिक अंतःक्रियाओं यानी सोशल इंटरैक्शंस के जरिए ही विकसित होता है। जब एक बच्चा परिवार के लोगों की नकल करता है, उनके इशारों को समझता है, तब जाकर उसे अपनी खुद की पहचान समझ आती है। अरे वाह! मतलब हमारा जो यूजर प्रोफाइल है वो समाज के बाकी यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करने के बाद ही बनता है। एकदम सही। और हमारे नोट्स में संस्कृति का दूसरा बड़ा पहलू ये बताया गया है कि ये हमेशा शेयर्ड होती है। मतलब शेयर्ड, व्यक्तिगत संस्कृति जैसी कोई चीज नहीं होती। सही कहा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक काम नहीं करता जब तक कई डिवाइस एक ही नेटवर्क पर ना हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। संस्कृति हमेशा सामूहिक होती है। आप सोचिए, दिवाली, ईद या क्रिसमस मनाना ये किसी एक इंसान के अकेले के प्रोजेक्ट तो नहीं है। नहीं, वो तो पूरा समाज मनाता है। राइट। जब पूरा समाज एक साथ दिए जलाता है या नमाज पढ़ता है, तो वे सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे होते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वे एक साझा अनुभव जी रहे होते हैं जो उस पूरे समूह को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी सामूहिक पहचान देता है। और इस साझा अनुभव को मुमकिन बनाने के लिए संस्कृति का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, इसका प्रतीकात्मक होना। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक, सिंबल्स या चिन्हों पर आधारित होना। लेकिन ये प्रतीक सिर्फ भाषा या ट्रैफिक सिग्नल तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हमारी तो पूरी दुनिया ही प्रतीकों से घिरी है। क्लिफर्ड गियर्ड्स नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली मानव विज्ञानी थे। अच्छा। उन्होंने संस्कृति को अर्थों का एक जाल कहा था, अ वेब ऑफ मीनिंग्स। वेब ऑफ मीनिंग्स, ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है ना? उनका कहना था कि इंसान उस जाले में फंसा हुआ एक जीव है जिसे उसने खुद ही बुना है। मतलब हमने खुद ही वो जाल बनाया है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग भौतिक रूप से क्या है? बस रंगीन कपड़े का एक टुकड़ा। एग्जैक्टली।
लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो एक ऐसा प्रतीक है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। सच में, ये तो है। या फिर रंगों को ही ले लीजिए। एक ही लाल रंग अगर अस्पताल के बाहर है तो वो खतरे या इलाज का प्रतीक है। लेकिन वही लाल रंग जब वैलेंटाइन डे पर गुलाब के रूप में दिया जाता है तो वो प्यार का अर्थ ले लेता है। अरे वाह, अर्थों का जाल, ये विचार तो बहुत ही पावरफुल है ना? इसका मतलब है कि हम लगातार चीजों को अर्थ दे रहे हैं और फिर उन्हीं अर्थों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये सारे अर्थ, प्रतीक और नियम आपस में एकीकृत होते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड। हाँ, ये चौथा पहलू है। ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की का विचार है कि समाज का कोई भी हिस्सा अलग थलग काम नहीं करता। अगर अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है तो परिवार का ढांचा बदल जाता है और फिर धर्म और रीति रिवाजों पर भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल, सब कुछ एक ही कोड का हिस्सा है। मालिनोव्स्की का ये जो प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म है ना, ये इस बात पर जोर देता है कि सांस्कृतिक तत्व सिर्फ रैंडम या मनमाने नहीं होते। तो उनका कोई पर्पस होता है? हाँ, वे इंसान की जैविक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये सब इतना इंटीग्रेटेड और परफेक्ट सिस्टम है तो इसमें ग्लिच क्यों आते हैं? ग्लिच? मेरा मतलब है, अगर समाज बदलता है तो सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बदलता? हम जॉइंट फैमिली से निकलकर फ्लैट्स में रहने लगे, पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में आ गए। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि समाज की मानसिकता या कुछ नियम दशकों पीछे अटके हुए हैं? हार्डवेयर तो अपडेट हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर वही पुराना क्यों है? अरे, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है ये। इस ग्लिच को समाजशास्त्री विलियम एफ ओगबर्न ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उन्होंने इसे सांस्कृतिक अंतराल या कल्चरल लैग का नाम दिया था। ओगबर्न ने संस्कृति को दो मुख्य हिस्सों में बांटा, भौतिक संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति, यानी मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। तो भौतिक संस्कृति वो सब कुछ है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन, हाई स्पीड ट्रेन, कांच की बड़ी बड़ी इमारतें। हाँ, ये सब मटेरियल कल्चर है। और गैर भौतिक संस्कृति हमारे विचार, हमारे मूल्य, नैतिकता और नियम है। ओके, तो ओगबर्न का पॉइंट क्या था? ओगबर्न ने देखा कि भौतिक चीजें यानी हमारा हार्डवेयर बहुत तेजी से बदलता है। कोई नई तकनीक रातों रात मार्केट में आ सकती है। बिल्कुल, जैसे एआई आ गया। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे समाज के मूल्य यानी हमारा सॉफ्टवेयर उस तकनीक के साथ तालमेल बिठाने में बहुत बहुत ज्यादा समय लेते हैं। ये तो आज के डिजिटल युग में बहुत साफ दिखता है ना? हमने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को तो तुरंत अपना लिया, लेकिन डिजिटल प्राइवेसी या ऑनलाइन बिहेवियर को लेकर हमारे नैतिक नियम आज भी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल। और इसी लैग या गैप को समझने के लिए हमें समाज के मूल्यों और मानदंडों के बीच का फर्क समझना होगा। वैल्यूज और नॉर्म्स। हाँ, ये हमारी गैर भौतिक संस्कृति का बेस है। मूल्य या वैल्यूज वो ब्रॉड आइडियाज हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या आदर्श है, जैसे बड़ों का सम्मान करना या ईमानदारी। जबकि मानदंड यानी नॉर्म्स वो स्पेसिफिक नियम हैं जो तय करते हैं कि उन मूल्यों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करना है। और हमारे नोट्स में इन नॉर्म्स को 3 अलग-अलग लेवल्स में बांटा गया है ना? फोकवेज, मोड्स और कानून। ये अलग-अलग कैसे काम करते हैं? इसे आप गंभीरता के स्तर के हिसाब से देखिए। ओके। सबसे पहले आते हैं फोकवेज। ये रोजमर्रा के व्यवहार के अनौपचारिक नियम हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप से बिना कुछ बताए चुपचाप एग्जिट कर जाना। ये तो लोग अक्सर करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो लोग उसे पुलिस के पास तो नहीं ले जाएंगे। नहीं, वो बस ये मानेंगे कि इंसान में मैनर्स नहीं है या वो थोड़ा रूड है। बिल्कुल, बस एक हल्की सी सामाजिक नाराजगी। इसके बाद आते हैं मॉर्स। ये समाज के बहुत ही कड़े नैतिक नियम होते हैं। ये समाज की आत्मा से जुड़े होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी बहुत ही पारंपरिक पूजा या अंतिम संस्कार में कटे फटे या अजीबोगरीब कपड़े जैसे रिप जीन्स पहनकर चले जाना। अरे बाप रे, वहां तो बहुत बवाल हो जाएगा। बिल्कुल, समाज इसे सिर्फ असभ्यता नहीं मानता बल्कि इसे एक नैतिक अपराध मानता है और इसका कड़ा विरोध करता है। समझ गया। और सबसे ऊपर आते हैं कानून या लॉज। ये औपचारिक रूप से सरकार या संस्थाओं द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। जैसे रेड लाइट जंप ना करना या टैक्स चोरी ना करना। एग्जैक्टली। तो
अब तक हमने ये देख लिया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, ये अपडेट कैसे होता है और इसके नियम क्या हैं। लेकिन जो स्रोत सामग्री हमारे पास है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा समाजशास्त्र के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों यानी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को फोकस करता है। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। क्योंकि जाहिर है समाजशास्त्री इस इतने बड़े जटिल सिस्टम को सिर्फ एक नजरिए से तो नहीं देखते होंगे। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इस सिस्टम को मैक्रो लेवल पर यानी बहुत ऊपर से देखें तो एमिल दुर्खीम का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सामने आता है। हाँ, दुर्खीम समाजशास्त्र के फाउंडर्स में से एक थे। उनका नजरिया ना बहुत ही बायोलॉजिकल था। वे समाज को एक जीवित शरीर की तरह देखते थे। एक शरीर की तरह। हाँ, जहाँ हर अंग, चाहे वो धर्म हो, शिक्षा हो या परिवार हो, पूरे शरीर को जिंदा रखने और उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए काम करता है। ओके। दुर्खीम के अनुसार संस्कृति वो ताकत है जो समाज में सामाजिक एकजुटता या सोशल सॉलिडारिटी पैदा करती है। मतलब संस्कृति वो बैकग्राउंड प्रोसेस है जो ये पक्का करती है कि सिस्टम क्रैश ना हो। एकदम सही। दुर्खीम का मानना था कि जब लोग एक ही तरह के मूल्य और रीति रिवाज मानते हैं तो उनमें एक सामूहिक विवेक या कलेक्टिव कॉन्शियस पैदा होता है। कलेक्टिव कॉन्शियस। हाँ, उदाहरण के लिए जब पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या जब किसी क्रिकेट स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं। ओहो, वो गूज़बम्प्स वाला मोमेंट। बिल्कुल। उस वक्त वे सिर्फ एक गाना नहीं गा रहे होते, वे उस सामूहिक विवेक को रिचार्ज कर रहे होते हैं। ये रिचुअल उन्हें एहसास दिलाता है कि वे सब एक बड़ी एंटिटी का हिस्सा है। दुर्खीम के लिए संस्कृति वो गोंद है जो समाज को बिखरने से रोकती है। ये गोंद वाली बात ना थियरी में तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो एक दिक्कत नजर आती है। जो समाज का ढांचा है वो सबके लिए बराबर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो जो ये गोंद है, क्या ये सच में सबको जोड़ रहा है या फिर ये कुछ लोगों को उनकी जगह पर ही चिपकाए रखने का काम कर रहा है ताकि वे कभी ऊपर ना उठ सकें? बहुत ही डीप पॉइंट है। अगर ये सिस्टम इतना ही परफेक्ट है तो समाज में इतना संघर्ष क्यों है? और एग्जैक्टली यही वो बिंदु है जहां दुर्खीम का सिद्धांत थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और कार्ल मार्क्स का संघर्ष दृष्टिकोण यानी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मंच पर आता है। कार्ल मार्क्स। हाँ, मार्क्स का नजरिया दुर्खीम से बिल्कुल उलट था। ओके। मार्क्स ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि संस्कृति कोई प्राकृतिक गोंद है जो सबकी भलाई के लिए काम करती है। उनका साफ कहना था कि संस्कृति हमेशा समाज के आर्थिक ढांचे यानी इकोनॉमिक बेस के द्वारा आकार लेती है। तो मार्क्स के हिसाब से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के असली डेवलपर कौन है? वे लोग जिनके पास पैसा और उत्पादन के साधन है। मतलब अमीर लोग? हाँ, शासक वर्ग या पूंजीपति। मार्क्स के अनुसार समाज में जो भी प्रमुख संस्कृति या डोमिनेंट कल्चर होती है वो असल में ताकतवर लोगों के हितों को ही सही ठहराने का काम करती है। इसे वैचारिक नियंत्रण कहते हैं ना? एग्जैक्टली। आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। शासक वर्ग अपनी विचारधारा को समाज पर ऐसे थोपता है कि आम लोगों को लगने लगता है कि बस यही प्राकृतिक और सही है। क्या हम इसका कोई आज के समय का उदाहरण देख सकते हैं? क्योंकि आज के समय में तो कोई राजा या तानाशाह सीधे तौर पे हमें नहीं बता रहा कि क्या करना है। राजा नहीं है, लेकिन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां तो हैं। हाँ, वो तो है। आज के समय में उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारी संस्कृति हमें लगातार ये सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें लेटेस्ट गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े या महंगी गाड़ियां चाहिए। मीडिया, विज्ञापन और फिल्में लगातार इसी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और एक आम इंसान ये सोचकर वो चीजें खरीदता है कि उसकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल, उसे लगता है वो अपनी मर्जी से खरीद रहा है। लेकिन असल में ये संस्कृति किसे फायदा पहुंचा रही है? उन बड़ी कंपनियों का जो ये प्रोडक्ट बना रही हैं। एग्जैक्टली। मार्क्स कहेंगे कि उपभोक्तावाद की ये पूरी संस्कृति लोगों को सिर्फ इसलिए उलझा कर रखती है ताकि वे कभी अपनी असली आर्थिक समस्याओं या असमानताओं पर सवाल ही न उठाएं। मतलब वे बस एक नए फोन की EMI चुकाने में ही व्यस्त रहें। बिल्कुल सही। यार, ये नजरिया तो बहुत ही निराशाजनक है। मतलब दुर्खीम कहते हैं कि हम सब गोंद से चिपके हुए हैं और मार्क्स कहते हैं कि हम पूंजीपतियों के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली कठपुतलियां हैं। ये दोनों ही मैक्रो लेवल सिद्धांत ये मानकर चल रहे हैं कि इंसान सिर्फ एक पुर्जा है जिसके पास कोई फ्री विल या अपनी मर्जी है ही नहीं। राइट। लेकिन आम जिंदगी ऐसी तो नहीं लगती। हम हर दिन अपने फैसले खुद लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ नए मजाक बनाते हैं, अपनी संस्कृति खुद गढ़ते हैं। और आपकी यही सोचना समाजशास्त्र के तीसरे प्रमुख सिद्धांत का आधार है। अच्छा,
कौन सा? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। हाँ, दुर्खीम और मार्क्स जहां समाज को बहुत ऊपर से देख रहे थे, वहीं जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर जैसे विचारकों ने माइक्रो लेवल पर यानी सूक्ष्म स्तर पर फोकस किया। ओके। उनका कहना था कि समाज कोई ऐसी विशाल चीज नहीं है जो ऊपर से हम पर थोपी जा रही हो। तो फिर क्या है? समाज तो असल में लोगों के बीच हर दिन होने वाली बातचीत और इंटरैक्शंस का कुल जोड़ है। हाँ, तो इस नजरिए से हम सिर्फ पैसिव यूजर नहीं हैं, बल्कि हम ओपन सोर्स डेवलपर हैं जो हर दिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं। सटीक एनालॉजी। ब्लूमर का तर्क था कि चीजों या प्रतीकों का कोई अपना फिक्स्ड अर्थ नहीं होता। अर्थ सामाजिक रूप से घड़े जाते हैं, मतलब सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। उदाहरण के लिए सफलता या सक्सेस का क्या अर्थ है? सफलता, पैसा और पावर। हाँ, अगर आप किसी हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट दफ्तर में हैं, तो वहां सफलता का अर्थ प्रमोशन, महंगी कार और पावर सूट हो सकता है। वहां के लोग अपनी बातचीत और व्यवहार से इसी अर्थ को सही मानते हैं। लेकिन अगर आप कलाकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं के किसी समूह में चले जाएं, तो वहां सफलता का अर्थ समाज में बदलाव लाना या बस मानसिक शांति हो सकता है। एग्जैक्टली। तो सफलता का अर्थ कोई ऊपर से तय होके तो नहीं आया ना, नहीं। बल्कि लोगों ने अपनी रोजमर्रा की बातचीत से इसे तय किया और वे इसे बदलते भी रहते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हमें यही दिखाता है कि संस्कृति एक रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली डायनामिक प्रोसेस है जिसे इंसान खुद बनाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हम अपने अर्थ खुद बनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और है। हाँ, पूछिए। अगर हम सब अपने अर्थ खुद बना रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि दुनिया की इतनी अलग-अलग संस्कृतियों में जो एक दूसरे से कभी मिली भी नहीं, उनमें कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें बिल्कुल एक जैसी होती हैं? जैसे कि? जैसे लगभग हर संस्कृति में अच्छाई और बुराई की कहानियां होती हैं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ। और इसका जवाब हमें हमारे चौथे और आखिरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में मिलता है, संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म। हाँ, इस विचार को क्लॉड लीवी स्ट्रॉस ने आकार दिया था। लीवी स्ट्रॉस का मानना था कि संस्कृति बिल्कुल एक भाषा की तरह संरचित होती है। एक भाषा की तरह? बिल्कुल। आप दुनिया की कोई भी भाषा ले लें, उसके बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे व्याकरण या ग्रामर का एक छिपा हुआ ढांचा तो होता ही है ना। राइट, ग्रामर होती है। तो लीवी स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति का वो व्याकरण क्या है? उन्होंने इसे बाइनरी ऑपोजिशन या द्विआधारी विरोध कहा। उनका तर्क था कि इंसानी दिमाग चीजों को विरोध या कॉन्ट्रास्ट के जरिए ही समझ सकता है। जैसे कंप्यूटर का बाइनरी कोड जो सिर्फ 1 और 0 पर काम करता है। बिल्कुल वही। लीवी स्ट्रॉस ने कहा कि दुनिया की किसी भी संस्कृति के मिथकों, धर्मों या नियमों को उठा लीजिए, आपको ये बाइनरी कोड हमेशा मिलेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा और बुरा, पवित्र और अपवित्र, दिन और रात, कच्चा और पका हुआ। हर संस्कृति में एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। अरे हाँ, ये तो हर जगह है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि संस्कृतियों ने एक दूसरे की नकल की, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग की वायरिंग, उसका हार्डवेयर ही ऐसा है कि वो दुनिया को इसी बाइनरी तरीके से प्रोसेस करता है। यार, ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हमारे दिमाग का बायोलॉजिकल ढांचा हमारी संस्कृति को जन्म दे रहा है। तो अब हमारे पास 4 बहुत ही स्पष्ट लेंस हैं। दुर्खीम की एकजुटता, मार्क्स का नियंत्रण, ब्लूमर की रोजमर्रा की बातचीत और लेवी स्ट्रॉस का बाइनरी कोड। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में उतारते हैं, तो चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क तो होता है। समाज कोई एक समान या मोनोलिथिक चीज तो है नहीं, उसमें पावर या सत्ता का खेल है और विविधता भी है। जैसे हमारे नोट्स में पियरे बॉर्डियू का जिक्र है। पियरे बॉर्डियू, उन्होंने मार्क्स के आर्थिक संघर्ष को एक नया रूप दिया था ना। हाँ, बॉर्डियू का काम समाजशास्त्र के सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक है। उन्होंने समझाया कि असमानता सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि संस्कृति से भी आती है। उन्होंने सांस्कृतिक पूंजी यानी कल्चरल कैपिटल और हैबिटस का कॉन्सेप्ट दिया। कल्चरल कैपिटल। बॉर्डियू के अनुसार उच्च वर्ग अपनी पसंद, अपनी भाषा और अपने तौर तरीकों को पूरे समाज पर एक वैध या सबसे बेहतरीन मानक के रूप में थोप देता है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए 2 युवा किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। दोनों की डिग्रियां बिल्कुल समान हैं, लेकिन एक युवा बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है,
उसे पता है कि महंगे रेस्टोरेंट में किस फोक का इस्तेमाल करना है, और वो गोल्फ या क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात कर सकता है। और दूसरा युवा बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से है, जिसकी डिग्री तो वैसी ही है, लेकिन उसके पास ये विशिष्ट तौर तरीके नहीं है। राइट। तो बॉर्डियो कहेंगे कि पहले युवा के पास सांस्कृतिक पूंजी है। इंटरव्यू लेने वाले अनजाने में ही उसे ज्यादा सभ्य या योग्य मान लेंगे, क्योंकि वो उनकी संस्कृति से मैच करता है। ओहो। और इसी तरह बिना किसी सीधे बल प्रयोग के समाज में सत्ता और वर्ग का ये ढांचा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये तो एक अदृश्य गेट कीपर की तरह है, जो तय कर रहा है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इस सिस्टम के बाहर रह जाते हैं, क्या वे हमेशा चुपचाप इसे स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि जो डाइवर्सिटी वाला हिस्सा है, उसमें हमने देखा है कि समाज में हमेशा उपसंस्कृतियां और प्रतिसंस्कृतियां होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी समाज पूरी तरह से एक रंग का नहीं होता। उपसंस्कृति यानी सब कल्चर वो समूह है जिसके अपने कुछ अलग नियम और पहचान होती है, लेकिन वे व्यापक समाज का हिस्सा बने रहते हैं। जैसे युवाओं की अपनी एक स्लैंग भाषा होती है, या किसी खास कला से जुड़े लोगों का अपना एक दायरा होता है। वो मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बस एक अलग थीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन प्रतिसंस्कृति या काउंटर कल्चर शायद मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम को ही उखाड़ फेंकने की कोशिश है। एकदम सही एनालॉजी है। ये तो सिस्टम को जेल ब्रेक करने जैसा है। जेल ब्रेक। हाँ। प्रतिसंस्कृति वो समूह है जो मुख्य धारा के मूल्यों को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और उनके विरोध में खड़ा होता है। जैसे 1960s के दशक का हिपी आंदोलन। हाँ, हिपीज। उन्होंने पूंजीवाद, युद्ध और पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का खुला विरोध किया और अपनी एक बिल्कुल नई लाइफस्टाइल बनाई। जब इतनी अलग-अलग संस्कृतियां आपस में टकराती हैं, तो टकराव होना तो स्वाभाविक है। और इसी टकराव को समझने के लिए नोट्स में निर्जाति केंद्रवाद यानी एथनोसेंट्रिज्म और सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म का जिक्र है। हाँ, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है अपनी ही संस्कृति के चश्मे से दुनिया की बाकी सभी संस्कृतियों को जज करना और ये मानना कि हमारा तरीका ही एकमात्र सही तरीका है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। ये अक्सर पूर्वाग्रह और नस्लवाद को जन्म देता है। इसके ठीक विपरीत सांस्कृतिक सापेक्षवाद समाजशास्त्र का वो इम्पॉर्टेंट उसूल है जो कहता है कि किसी भी संस्कृति को उसकी अपनी शर्तों, उसके अपने इतिहास और एनवायरनमेंट के संदर्भ में समझना चाहिए। मतलब किसी को भी श्रेष्ठ या हीन नहीं मानना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये बात आज के वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, विशेष रूप से जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं। बिल्कुल। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए प्रसार यानी डिफ्यूजन और पर संस्कृति ग्रहण यानी एकल्चनेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। भारत में तो ये बदलाव बहुत ही अनोखे तरीके से हो रहा है। भारत का उदाहरण ना सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। यहाँ आधुनिकता और परंपरा आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम सबसे लेटेस्ट गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब घर में नई कार या कंप्यूटर आता है तो हम उसकी बाकायदा पूजा भी करते हैं, उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। या फिर विवाह व्यवस्था को ही देख लीजिए। आधुनिक डेटिंग एप्स और पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज दोनों एक ही समय में एक ही समाज में धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये भारत की विविधता में एकता और चीजों को अपने सांचे में ढाल लेने की गजब की क्षमता है। लेकिन समाजशास्त्री कुछ समकालीन चिंताओं की ओर भी इशारा करते हैं। जैसे सांस्कृतिक वस्तुकरण या कल्चरल कोमोडिफिकेशन। इसका मतलब है संस्कृति का मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट बन जाना। हाँ, जब पारंपरिक त्योहार या अनुष्ठान अपना मूल अर्थ खो देते हैं और पूरी तरह से कमर्शियल हो जाते हैं। ओके। जब दिवाली का मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना रह जाए या वैलेंटाइन डे सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड कंपनियों का मुनाफा बन जाए, तो वो संस्कृति का वस्तुकरण है। तो ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि संस्कृति सिर्फ एक सीधा साधा शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो अदृश्य धागा है जो हमें जोड़ता भी है, जैसे दुर्खीम ने कहा। ये वो जंजीर भी है जो हमें बांधती है, मार्क्स के अनुसार। ये वो भाषा है जिसे हम रोज बोलते और बदलते हैं, ब्लूमर के अनुसार। और ये वो पूंजी है जो तय करती है कि समाज में हमारी हैसियत क्या होगी, बॉर्डियो के अनुसार। बहुत ही बेहतरीन समरी दिया आपने। एक विश्वविद्यालय के छात्र के लिए
या किसी भी जागरूक इंसान के लिए इन सभी परतों को एक साथ समझना ही समाजशास्त्र का असली मकसद है। एकदम सही। संस्कृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे हम पूरी रियलिटी को देखते हैं। इस डीप डाइव में हमने वाकई बहुत कुछ अनपैक किया है। हाँ, काफी कुछ। लेकिन इसे खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले क्लिफर्ड गेट्स की उस बात पर वापस लौटें। अर्थों का जाल। हाँ, उन्होंने कहा था कि संस्कृति अर्थों का एक जाल है जिसे इंसानों ने खुद बुना है। ये बात तब तो सही थी जब समाज की गति इंसानों के हाथ में थी। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में जब हम क्या देखेंगे, क्या खरीदेंगे, हम किस पर विश्वास करेंगे और यहाँ तक कि सुंदरता या सफलता का मतलब क्या होगा, राइट। ये सब सोशल मीडिया के गुप्त एल्गोरिदम तय कर रहे हैं। तो अब ये अर्थों का जाल कौन बुन रहा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जाल अभी भी हम इंसान बुन रहे हैं या फिर मशीनों ने या उन मशीनों को कंट्रोल करने वाली कुछ चुनिंदा कंपनियों ने हमारी संस्कृति का सोर्स कोड हमेशा के लिए अपने हाथों में ले लिया है? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो समाजशास्त्र के अगले अध्याय की नींव रखेगा। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।